रिकॉर्ड कर लूँ और उसको मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने वाली बात भी हमने थोड़ी सी पढ़ ली है, टेस्टिंग भी होती है। अब वो स्किल सेट भी अलग है, वो टीम भी अलग है, मेंटेन करने वाली बनाने वाली अलग होती है, नॉर्मली मेंटेन करने वाली अलग होती है। ठीक है, तो मेंटेनेंस टीम्स आर डिफरेंट। इसी तरह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। उसका रिक्वायरमेंट, उसका माइंडसेट भी टेस्ट इंजीनियर का बिल्कुल अलग होता है, उसका प्रोसेस भी अलग होता है, उसकी रिपोर्ट भी। तो अगर मैं 30 लोग हैं जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो कम से कम 10-12 लोग होंगे जो टेस्टिंग करेंगे, तो वो आपकी टीम का पार्ट होंगे। ठीक है, आपके प्रोसेस का पार्ट होंगे। फिर जब सॉफ्टवेयर बन गया, सही हो गया, तो फिर ऐसी बात है इंटीग्रेट करेगा। बहुत बड़ा अगर सॉफ्टवेयर है तो 10,000 लाइनें आपने लिखी हैं, 10,000 लाइन किसी और ने लिखी है, तो जाके इंटीग्रेट होगा, उसकी टेस्टिंग होगी। फिर जब टेस्टिंग भी हो गई, इंटीग्रेट भी हो गया, तो सॉफ्टवेयर रिलीज कर दिया जाता है, बिल्ड रिलीज किया जाता है। ठीक है ना, ये सेपरेट टीम होती है। अब ये सेपरेट टीम किसी वजह से है। जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो रिलीज नहीं करता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो इंटीग्रेट नहीं करता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो टेस्ट नहीं करता है। दे आर ऑल सेपरेट टीम्स। ठीक है, क्यों सेपरेट टीम है, क्यों अलग अलग होना चाहिए, इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। पहले एक आदमी होता जो सॉफ्टवेयर बनाता था, या 3-4 लोग होते जो सॉफ्टवेयर बनाते थे। अब उन्होंने बनाया और टेस्ट किए बगैर बैंक में ले गए, और बैंक में बहुत एरर आए, तो क्या होगा? क्या करेगा बैंक आपके साथ, जिसने आपको पैसा भी दिया और टाइम भी दिया हो? गुस्सा करेगा, पेमेंट रोक लेगा और आइंदा कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा। यही करेगा ना। इसका मतलब है आपको टेस्टिंग करके जानी चाहिए। तो जिसने बनाया है वो टेस्टिंग नहीं करेगा, उसका माइंडसेट अलग है। बनाया, टेस्टिंग किया, और जो बैंक के पास एक बड़ी सॉफ्टवेयर लेके गए सीडी में या यूएसबी में, वो गलत वर्जन ले गए, और उसमें वही वाले एरर हैं जो पहले भी आ रहे थे। हालांकि बना लिया है 15 दिन में, 20 दिन में, और सही भी कर लिया, लेकिन वो वर्जन कहीं और पड़ा हुआ है। जो कस्टमर के पास पहुंचा है वो गलत वर्जन पहुंचा है, तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं? यू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। बनाने वाले और हैं, बैंक कहीं और है, और वहां पर सही वर्जन को रिलीज करना, हमें ध्यान होना चाहिए कि 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, तो बिल्ट रिलीज करने वाली एक अलग टीम होती है। और बैंक के पास अगर पहला वर्जन 1 था तो 2 ही जाना चाहिए, 2 था तो 3 जाना चाहिए, 3 था तो 4 जाना चाहिए। तो देयर हैज टू बी सेपरेट टीम एंड कंट्रोल। ये बात समझ में आ रही? कंट्रोल अगर नहीं होगा तो कस्टमर नाराज हो जाएगा और आइंदा बिजनेस नहीं देगा। और जब कंपटीशन बहुत सख्त हो तो आपको, यू शुड बी ऑन योर टोज। अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड, गलती नहीं हो सकती है, या ब्लेंडर नहीं हो सकता है। ब्लेंडर है ना कि आपने सॉफ्टवेयर 15 दिन में सही किया, और जब कस्टमर को दिया तो एक पुराना वर्जन दे दिया। तो बिल्ड रिलीज करने वाली सेपरेट टीम होगी, उसका कोई प्रोसेस होगा, इसका मतलब है नंबरिंग होती होगी। ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है? सॉफ्टवेयर बनाना लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है। आर्टिफैक्ट हो गया, करेक्ट वर्जन हो गया, उसमें टीम के साथ कम्युनिकेशन सही होगी, कंट्रोल होगी। मैं कैसे दूंगा, गलत वर्जन कब दे सकता हूँ और कब नहीं दे सकता हूँ, एक प्रोसेस है, उसमें गलत जाएगा ही नहीं। ये तरीकाकार है। मैं जाके कहाँ लोड करूंगा, 1 के बाद 2 लोड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें एज ए बड़ी टीम का पार्ट, जब हम बड़े हैं, 100 लोग 200 लोगों टीम का पार्ट है, तो मुझे मालूम होगा क्या करना है। तो वो प्रोसेस, वो टूल्स मुझे सीखने पड़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है हमारे स्टूडेंट्स को? कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इसमें कोई चीज ना समझ में आने वाली बात नहीं है? अगर है तो मुझे रोक लीजिए, सर ये वाली चीज या जुमला या ये बात आपने जो कही है मेरी समझ में नहीं आई, तो ऐसी बात तो नहीं है? हम आगे चलते नो हैं। सर, नो ठीक है, सर, थैंक यू। नो सर। चलिए, डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, और इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन, क्वांटिफाइबल। अब ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक तो समझ में आ रहा होगा और डिसिप्लिन भी समझ में आ रहा होगा। ये जो ब्राउन कलर में लफ्ज लिखे हुए, सिस्टमेटिक का मतलब है
पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है हर आदमी को पता है कि मेरा क्या रोल है और मैंने कैसे करना है। ये जुमले थोड़े से समझ में आ रहे होंगे। अभी क्वांटिफाइबल थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वांटिफाई कैसे करेंगे। 90% हो गया, 70% हो गया, तो वो हम जरा आगे चलेंगे। लेकिन बहरहाल ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। 10% है, 30% है, 20%। सॉफ्टवेयर नजर नहीं आता ना। सिविल इंजीनियरिंग में तो 50 मंजिला बिल्डिंग बनानी है और प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहा है सर आधा काम हो गया है, तो मैं जाऊंगा तो 25 मंजिल बिल्डिंग नजर आएगी। तो अगर मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर का कह रहा है सर 60% काम हो गया, तो मैं कैसे देखूंगा, कैसे क्वांटिफाई करूंगा? ये थोड़ा सा हम देखेंगे आगे। ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर खाली बनाना नहीं है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है और उसको मेंटेन भी करना है। तो ये सारी चीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो ये येलो कलर में मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि जस्ट टू मोटिवेट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़नी चाहिए। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसी तबाही हो सकती है। अब ये कोई कहानियां नहीं है, ये कहीं से पिछले 30 सालों का, 40 सालों का डेटा है जो आपको दिखाया जा रहा है। तो आपको पता चलेगा कि कैसी तबाही हो सकती है। तो पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम जरा देखेंगे एक्चुअली तबाही कैसे होती है। ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर क्यों खराब हो जाते हैं, क्यों मसले हो जाते हैं? अब एज्यूम करिए आप 3 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं, कस्टमर के पास गए, रिक्वायरमेंट ली और रिक्वायरमेंट समझ ली, कहीं डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, आपके दिमाग में है, और आके आपने सॉफ्टवेयर बनाया और 15-20 दिन लगाए और रातें लगाई और बहुत मेहनत की, सिंसियरिटी के साथ मेहनत किया आपने, मगर उसमें टेस्टिंग नहीं की, रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं बनाया था। जो आपके दिमाग में जितना याद रहा वो आपने दिमाग में रहा, और बहुत मेहनत से, सिंसियरिटी से सॉफ्टवेयर बनाया आपने और कस्टमर को दिखाया। कस्टमर ने कहा भाई अल्लाह के बंदे आप हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं समझे, ये तो वो नहीं है जो हमें चाहिए था। फेल टू मीट द यूजर रिक्वायरमेंट। अब कैसा लगेगा? मेहनत, वो 20 दिन की मेहनत, रात दिन लगाए थे, सब जाया चला गया क्योंकि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ नहीं पाए थे। क्योंकि हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम तो बैंकिंग को या अकाउंटिंग को नहीं समझते हैं, डेबिट क्रेडिट को नहीं समझते हैं, हम प्रॉफिट लॉस को नहीं समझते हैं, हम एसेट को। तो ये टर्मिनोलॉजी तो हमने पढ़ी नहीं थी और ये हमें समझ में ही नहीं आई थी। जो समझ में आई थी वो हमने कागज पे नहीं लिखी थी और कस्टमर से वेरीफाई नहीं कराई थी बिफोर डेवलपमेंट। और फिर हमने जितना याद था हमने बना दिया और बहुत मेहनत से बनाया, लेकिन कस्टमर कह रहा है भाई ऐसे नहीं चाहिए था, आप हमारी रिक्वायरमेंट नहीं समझ पा रहे। ये थोड़ा सा फीलर आ रहा है, ये सिनेरियो समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है ना। फिर क्योंकि हमने सही नहीं बनाई थी तो दोबारा से रिक्वायरमेंट लेनी पड़ी और फिर कुछ बेहतर हो गई, फिर तीसरी दफा रिक्वायरमेंट लेनी पड़ी तो थोड़ा सा और बेहतर हो गई। तो 3-4 दफा जाने के बाद हमारे समझ में आई और फिर वो जो काम 2 महीने 20 दिन में होना था वो 2 महीने में हुआ और टाइम पे खत्म नहीं हो पाया। और वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो कस्टमर नहीं देने को तैयार है। कह रहा काम तो आपने एक ही दफा सही किया ना, तो मैं तो 15 दिन के पैसे दूंगा, आपको 2 महीने लगे तो मैं क्या करूं? तो आपकी एफर्ट तो लग गई, आपका टाइम तो लग गया, लेकिन वो पैसे आपको नहीं मिले। तो किसी ने कॉस्ट उठाई, या तो आपने उठाई या कस्टमर ने उठाई, क्योंकि आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया था, क्योंकि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाए थे, या आपने कस्टमर का मुनासिब काम नहीं किया था, इसलिए वो टाइम पे काम खत्म नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर अगर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है तो इट्स डिफिकल्ट टू अल्टर या डीबग या एनहांस। बग समझ में ही नहीं आ रहा है, जो कस्टमर ने बताया हुआ एरर पकड़ा ही नहीं जा रहा है, पकड़ा ही नहीं जा रहा है, तो सही कैसे होगा? तो अगर स्ट्रक्चर्ड होगा और सही तरह से लिखा होगा और रीडेबल होगा और अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मैंने एक सॉफ्टवेयर बना के दिया है आपको बैंक का, जिसमें 40 स्क्रीन है और 40 रिपोर्ट है।
तो एक स्क्रीन पे आप बता रहे हैं ये चेंज करना है। अब ये स्क्रीन को अगर मैं अपने कोड में चेक करने जाऊं जिसमें 2 लाख लाइनें, तो कैसे ढूंढूंगा और कैसे पता चल, पहले तो ढूंढूंगा ताकि वो 40-50 लाइनें पढ़ सकूं, फिर उसकी लॉजिक देखूंगा। तो कैसे देखूंगा, कैसे अल्टर करूंगा, कैसे डीबग करूंगा, उसकी गलती कैसे पकड़ूंगा? ये बात समझ में आ रही है? डीबग करना, पहले तो आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, फिर उसको डीबग करना। अगर मैंने खास तरीकेकार से सॉफ्टवेयर नहीं लिखा, तो जैसे आप जो स्क्रीन देख रहे हैं वो मेरे पास अनकंपाइल वर्जन में उस पे कहीं सफेद कलर का स्क्रीन नंबर होना चाहिए। आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जब मैं उसका कलर चेंज करूंगा तो मुझे नजर आ जाएगा कि स्क्रीन नंबर 43 है या 23 है। और जब कोड में देखूंगा तो वहां मुझे पता चल जाएगा कि स्क्रीन नंबर 23 यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म होना चाहिए। ये टेबल ऑफ कंटेंट मेरे पास होना चाहिए, तो मैं स्क्रीन नंबर 23 को अपने कोड में ढूंढ पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये पहले से किया होगा तो ढूंढना आसान हो जाएगा, अगर ये पहले से नहीं किया होगा तो अजाब हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है ऑल्टर जो करना है वो भी ऑल्टर तो आएगा हमें मालूम है, लेकिन हम कोडिंग ऐसे करेंगे, उसमें नेमिंग कन्वेंशन ऐसे होंगे, उसमें रीडेबल कोड होगा, आसान लॉजिक होगी, उसमें पढ़ना समझना कोड को आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आसान होगा उतना डीबग करना या इन्हांसमेंट, हम जो बग नहीं है, आपने कहा था ना कि अगर सॉफ्टवेयर में बग है तो उसको भी चेंज करना होगा, सही करना होगा। बग है तो ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली थोड़े से होते हैं। लेकिन इन्हांसमेंट का मतलब है नया फीचर। कस्टमर कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सॉफ्टवेयर हमारा जो आपने बनाया है मोबाइल से नहीं एक्सेस हो सकता। मोबाइल से तो हो सकता है, उसके लिए एफर्ट लगेगी, दोबारा से बनाया जाएगा। तो जो डेस्कटॉप है उसको बनाना पड़ेगा किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इनहांसमेंट है। ठीक है, ऑफन डिलीवर्ड लेट, नॉट लेट बट टू लेट। एक सॉफ्टवेयर है जो 2 साल में बनना था वो 10 साल में बने, तो ये लेट है या नहीं है? कस्टमर की समझ में ही नहीं आ रहा, और वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का या कोई बहुत सिक्योर, वो करना तो है, बनाना तो है, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन वो उसको 8 साल लग गए एक्स्ट्रा, तो टू लेट। लेकिन ये कि जो सॉफ्टवेयर हमने 1 साल में बनाना था वो भी अगर 2 साल में बन गया तो इट्स ऑल्सो लेट। ठीक है, तो हमारी एस्टिमेशन सही होनी चाहिए, टीम का साइज सही होना चाहिए। तो एस्टिमेशन कैसे सही होगी, टीम का साइज कैसे होगा? ठीक है, डू नॉट यूज रिसोर्स ऑप्टिमली। अब ये एक जुमला है जो शायद आपको समझ में नहीं आया, मिसाल से समझाता हूँ कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जो ऊपर वाली बात थी कि रिक्वायरमेंट कस्टमर की नहीं समझी, कस्टमर को दिखाएंगे वो नाराज होगा, दोबारा से समझेंगे, नोट डाउन, इस दफा कागज पे लिख भी लेंगे और एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मॉडलिंग कर लेंगे, प्रोटोटाइप बना लेंगे, फिर जाके डेवलप करेंगे। तो इस दफा कस्टमर कह रहा है रिलेटिवली सही है, अभी 80% सही है, पहले तो कुछ भी सही नहीं था, अब तो 80% सही है, अभी भी दोबारा से 20% काम फिर करना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर एक काम पहले से समझ लिया होता और हमारी ट्रेनिंग सही हो गई होती और हमें मालूम होता, तो हमारी रिसोर्स जाया ना होती, हमारा वक्त जाया ना होता, हमारी एफर्ट जाया ना होती। तो इसलिए भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं कि हम अपनी रिसोर्स को जाया ना करें। ये ऐसे ही है जैसे अगर अम्मी रोटी बना रही हैं तो पॉसिबिलिटी है कि सही बनेगी, लेकिन कोई ट्रेनिंग वाला लड़की या लड़का है जो पहली दफा या दूसरी दफा रोटी बना रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आटा जाया जाएगा, रोटी जल जाएगी और वक्त भी जाया जाएगा और आटा भी जाया जाएगा और कॉस्ट जाएगी ना। तो ऑप्टिमली यूज नहीं हो रहा है क्योंकि यू आर नॉट ट्रेन्ड, यू आर नॉट स्किल्ड, यू आर नॉट रेडी फॉर दी वर्क। तो बहुत सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में भी ऐसी है, इफ यू आर नॉट ट्रेन्ड, यू आर नॉट, प्रोसेस को नहीं पता, तो आपको बहुत सारी चीजें दोबारा से करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है हमें सीख लेना चाहिए कि अच्छा काम कैसे होता है और फिर बाद में क्या करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा बहुत सारा वक्त और एफर्ट्स जाया जाएगा, क्योंकि हमें रोटी पकानी नहीं आती, हम मम्मी से सीख रहे हैं। जब सीख रहे हैं तब तो ठीक है ना, यूनिवर्सिटी में बैठ के सीख रहे हैं, अभी तो वक्त है जाया करने का। लेकिन जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में नौकरी कर रहा हूँ वहां हम सीखे हुए जाए, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ के इस्तेमाल करके जाए। ये बात समझ में आ रही है हमारे
बच्चे रियलाइज कर पा रहे हैं कि व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज। मैं इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा रहा हूँ कि लास्ट सेमेस्टर में और इससे पहले मैंने जब पढ़ाया था, सर ये तो थ्योरी है, और वो थ्योरी तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह के बंदे वो थ्योरी का इस्तेमाल करनी होगी ना जाके, और कुछ वजह होगी। मैं तो 25 साल इंडस्ट्री में यही करके आया, ठीक है, और अब मैं आके पढ़ा भी इसी ले रहा हूँ। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। हमारी जितनी भी कहानी सुनाई गई है समझ में आ रही है। इट वाज लॉजिकल, इट्स नॉट फिलोसफिकल, इट्स ऑल मेकिंग सेंस टू अस, या नहीं? यस सर। सही है, थैंक यू। ठीक है, अब ये एक येलो में जो बात है जो मैं आपसे एक्चुअली बोर्ड पे लिखना चाहता हूँ, या बोर्ड पे नहीं लिख पा रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होगा तो उसको चेंज करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इतना बड़ा होगा, कौन सी चीज कहाँ रखी है, उसकी लॉजिक कहाँ है, ठीक है। और जब आप चेंज कर देंगे तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। इसको जब सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो उसको कहते हैं लूजली कपल्ड हाईली कोहेसिव। ये लिख लीजिए और सर्च कीजिएगा लूजली कपल्ड क्या चीज होती है और हाईली कोहेसिव क्या होता है। लूजली कपल्ड होना चाहिए, यानी एक चीज चेंज करूं 10 लाख लाइनों में तो ये और किसी को चेंज ना करे। लेकिन और कैसे चेंज ना करे, सॉफ्टवेयर तो इंटीग्रेटेड है, कहीं जाके हिट तो करेगा जो चीज मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम होना चाहिए जो चीज मैं चेंज कर रहा हूँ ये 3 जगह और जहाँ आके हिट होगी या कैसे इंटीग्रेट होगी। तो इसलिए चेंज करते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। ये वाली जो चेंज है कहाँ कहाँ इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, इसको जरा समझिए। सिविल इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल को, कि मेरा एक 1 स्टोरी मंजिल है और मेरी पानी की लाइन खराब हो गई है। तो खराब हो गई है, मैं सही कर दूंगा, और अगर सही ना हुई तो दोबारा से सही हो जाएगी। लेकिन एज्यूम करिए कि मैं 10वीं मंजिल पे रहता हूँ और मेरी लाइन और भी ऊपर जा रही है, तो मेरी लाइन तो खराब होगी, जहां जहां जा रही होगी, जहां से ये कनेक्ट होगी, सबका पानी रोक देगी या सबको खराब कर देगी। समझ में आ रही है कॉम्प्लेक्सिटी? कॉम्प्लेक्सिटी अगर 50 मंजिला या 10 मंजिला बिल्डिंग है तो वो खाली एक जगह का काम नहीं है, इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट 3-4 और मंजिल पे, जहां जहां 10-10 घर है सबको इम्पैक्ट कर देगी, क्योंकि ये तो मेन लाइन है, ये तो सबको पानी दे रही है, इसको खराब नहीं होना चाहिए। घर के अंदर हो जाए खराब कोई बात नहीं है। समझ में आ रही है? तो ये लूजली कपल्ड हाईली कोहेसिव। अब ये सॉफ्टवेयर क्योंकि इतने डिमांडिंग हो गए हैं, हमारी दुनिया जो है बगैर सॉफ्टवेयर के चलती नहीं है। और पहले मैं बैंक अकाउंट खुलाता था तो अपने घर के पास ही करता था, लेकिन अब तो मैं शहर के किसी भी बैंक से अकाउंट को ऑपरेट कर सकता हूँ, मुल्क के किसी भी शहर से ऑपरेट कर सकता हूँ। अब तो इतना आसान हो गया है कि एक बैंक दूसरा बैंक जो कहीं और मुल्क में है मिनटों सेकंडों में पैसे भेज देता है। ये कौन है? ये सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेशन है, टेक्निक है। अब एज्यूम करिए कि 1 लाख पैसे आपके अकाउंट में भेजे जा रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर गलत है, वो आपके बजाय मेरे अकाउंट में आ गए। समझ में आ रही है कि कितनी डिमांड, कितनी रिलायबिलिटी, कितनी करेक्टनेस सॉफ्टवेयर के अंदर चाहिए। वो गलती नहीं कर सकते, वरना तो लाखों रुपए इधर उधर हो जाए। हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर में लोगों की जान जाया जा सकती है। इसी तरह से F-16 या F-35 या जो भी जहाज है, इसके अंदर सेकंड्स है ना, 3 सेकंड है, मैंने टारगेट को लॉक करना है, या तो वो गया या मैं गया। अब अगर सॉफ्टवेयर सही से लॉक नहीं हुआ, सर उसमें बग आ रहा है, अभी सामने वाला मिसाइल आ जाएगा, बग नहीं आएगा, सामने वाला मिसाइल आ जाएगा आपके पास। तो यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिमांड ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसलिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही रिलायबल, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। तो इसलिए हमारी बनाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए रिक्वायरमेंट, बनाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए हम कितनी बड़ी टीम का पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रही है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। टू चेंज द सॉफ्टवेयर यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, ये बात भी समझ में आ गई है। तो हमने 3 दोस्तों ने जो सॉफ्टवेयर लिखा ये नहीं, बल्कि जो 300 लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया था बैंकिंग का, और जो 2 साल पहले बनाया था, वो समझना है। बात समझ में आ रही है? जो 300 लोगों ने बनाया था उनमें से कोई एक रिपोर्ट सही नहीं चल रही है। वो रिपोर्ट कहाँ है,
और उसकी लॉजिक क्या है वो समझनी है पहले, सही पहले एरर समझना है और वो समझना है, कोड समझना है, फिर जाके मैं सही करूंगा। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स की टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? लार्ज और कॉम्प्लेक्स क्या चीज होती है? बैंकिंग का सॉफ्टवेयर जो 2 साल से चल रहा है उसमें छोटा सा एरर आ गया, ठीक है ना? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर चल कैसे रहा है और चेंज करनी कहाँ है, और ये वाला पार्ट कहीं और से कनेक्ट तो नहीं है। अब ये वाली बातें हमें देखनी होगी। ठीक है, तो लेट्स ऑफ एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर कोड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको जो मैं दूसरा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप समझ पाए। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो मैंने कलर चेंज कर दिया। एक्चुअली बोर्ड पे लिख के समझा रहा हूँ आपको कि भाई लॉट्स ऑफ एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। मैं जब बच्चों से कहता, मैं अपने जो बच्चों से तो नहीं, खैर अपने प्रोग्रामर से कहता हूँ भाई ये बैंक से चेंज आई है, इसको जरा देखो और चेंज कर दो, तो वो 1.5 दिन के बाद आता है, कहता है सर उनकी लॉजिक समझ में नहीं आ रही, मैं खुद ही लिख दूं दोबारा से। अब वो जो 15 दिन का प्रोग्राम था मैं खुद ही लिख दूं और भाई समझ लो उसको चेंज कर दो, नहीं समझ ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो चेंज कैसे करूंगा? तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, समझ रहे हैं आप? एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है। ठीक है, तो ये ऐसी है जैसे आपने घर में पर्दे चेंज करने हैं तो वो कह रहा नहीं पर्दे नहीं पूरी दीवार ही जाएगी, क्योंकि दीवार हटानी पड़ेगी या खिड़की तोड़नी पड़ेगी, पर्दा तो नहीं चेंज हो सकता। पूरा गिराएंगे दीवार को और फिर दूसरी खिड़की लगेगी और फिर पर्दा लगेगा। तो पर्दा लगाने के लिए पूरी दीवार गिरी, पूरी खिड़की चेंज हुई और फिर पर्दा लगा। तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसी हो रहा है, छोटी सी चेंज करनी है लेकिन वो समझने के लिए पहले दोबारा से रिपोर्ट बनी, फिर उसको चेक हुआ और फिर वो छोटी सी चेंज होगी। तो वो जो काम 2 दिन में करना था वो महीने भर में हो गया, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है सॉफ्टवेयर हाउस की। ठीक है, ठीक है जनाब। तो सारे बच्चे मेरे साथ हैं, समझ में आ रहा है? कोई चैलेंज नहीं आ रहा अभी तक? कोई मसला तो नहीं हो रहा? कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग दी सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब है बग जो आ रहा है। तो सॉफ्टवेयर के जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए। मैं कॉम्प्लेक्स को भी समझाता हूँ। फिर साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज लार्ज। कॉम्प्लेक्स को जरा समझिए, सर समझा रहे हैं कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है। जब F7 बन रहा था ना, जब F7 बन रहा था आज से कोई 35 साल पहले या 30 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि यार सॉफ्टवेयर ही नहीं बन रहा F7 का जिससे आप टारगेट को लॉक करते हैं, तो मसला क्या है? सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट कहाँ है? जरा दिखाओ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट तो कहीं नहीं, हम एक दूसरे को बताते हैं, वो हमें बताता है, हम उसको बताते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर डॉक्यूमेंट, बगैर टेम्पलेट, बगैर डिजाइन के कोई सॉफ्टवेयर कोड हो जाए यार। इसकी रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो 200 पेज हो चाहे वो 300 पेज हो। डॉक्यूमेंट करोगे तो हमें बताओगे। तो रिक्वायरमेंट इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब F7 के बाद 8 एंड 9, तो F17 का जब कोड लिखा जा रहा था उससे पहले उसका टेम्पलेट बनाए सारे, उसका रिक्वायरमेंट हुआ, उसमें डिजाइन बनी, उसमें रिव्यू हुए, फिर किसी ने कहा कि डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो भाई ये है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आर बिकम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जान जा सकती है अगर आपने सॉफ्टवेयर को सही तरह से कोड नहीं किया, टेस्ट नहीं किया। ठीक है, इसी तरह से बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है तो उसमें ट्रांजेक्शन्स में पैसे जाया हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि जो आप बड़ी टीम का पार्ट हैं, तो आप पढ़ तो रहे DHS सुफा में, लेकिन जाके कहीं नौकरी करेंगे सिस्टम्स लिमिटेड में जो 50-30 साल पुराना सॉफ्टवेयर हाउस है, 500 लोग हैं। उस 500 लोग में मैं भी एक होऊंगा, और जो सॉफ्टवेयर उनका 10 साल से बैंक में चल रहा है UBL में, उसको मैं चेंज करूंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं चेंज करूं और जो पहले से चल रहा था वही चलना बंद हो जाए। समझ में आ रही है आपको?
तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सॉफ्टवेयर को रीड कैसे करना है, कोड कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है। फिर लार्ज लार्ज अभी जरा इस पे बात नहीं करते हैं, बस बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको यूं समझ लीजिए कि हम छोटे छोटे से FIP करते हैं और एक छोटा सा मॉड्यूल बना लें किसी ERP का या किसी सप्लाई चेन का तो भी बहुत है। अभी जो ERP है पहले 4 मॉड्यूल हुआ करते थे, अब 24 24 25 25 वर्किंग मॉड्यूल्स हैं। अभी 4 मॉड्यूल के बजाय 24 25 मॉड्यूल्स, और पिछले 30 30 35 साल से इन्हीं पे काम हो रहा है। तो साइज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज टू लार्ज। पहले जो चीजें नहीं होती थी, जिनको आप सोचते नहीं थे, वो सब है इसके अंदर। मार्केटिंग प्लान, कॉस्टिंग प्लान। अब तो ये हो गया है कि कस्टमर के बिहेवियर को समझो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है। ये कौन सी चीज कस्टमर खरीदेगा, कौन सी चीज दुकान से उठाएगा, अब ये बिहेवियर भी जज करना हो गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है कोडिंग के अंदर, तो वो कहीं लिखी जाएगी ना। तो कॉम्प्लेक्स एंड साइज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज टू लार्ज, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पुअर होती थी, यानी प्रोजेक्ट को मैनेज भी करना है ना, कि भाई टीम कहाँ से आएगी, कितनी बड़ी होगी, 10 लोगों की होगी, 20 लोगों की होगी, काम कैसे करेंगे। काम करना आसान है, करवाना लोगों से बहुत मुश्किल है। एस्टिमेशन बहुत मुश्किल काम है। फिजिकल मेंटेन एस्टिमेशन तो आसान है, लेकिन मेंटल एस्टिमेशन, क्योंकि आप में से सारे बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, लेकिन सबका स्किल सेट मुख्तलिफ होगा। किसी का अच्छा होगा, किसी का बुरा होगा। लेकिन जिसका अच्छा भी है, आज घर में कोई परेशानी है या अम्मी की तबीयत खराब है, तब भी काम नहीं होगा, क्योंकि दिमाग कहीं और लगा हुआ है। तो एस्टिमेशन मुश्किल होती है, प्रोजेक्ट को डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग, जो आपको चीजें सिखाई जा रही हैं, आपने ध्यान से नहीं पढ़ी, आपने सीखी नहीं। सर ये थ्योरी है, जब निकल गए तो वो चीजें नहीं आती थी, तो फिर नुकसान उठाएंगे। तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स नहीं है, टीचर्स ने पढ़ा हुआ नहीं है। हमारी जो फैकल्टी है, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड ऑन। आई एम सॉरी, एक हादसा हो गया, जरा गिर गई है, सॉरी। चलिए, तो ये भी सब चीजें सीखने की जरूरत है, और बहुत ध्यान से सीखने की जरूरत है सर। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं आपके ऊपर, या आप थोड़ा सा समझ पाए इन चीजों को, ठीक है। प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामर्स हैं, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड टू द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स। तो जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो आपको सीख लेनी चाहिए और आपको आना चाहिए, क्योंकि आप अभी कौन से 5वें सेमेस्टर में, वेरी सून, अभी आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इंडस्ट्री में पहुंच जाएंगे और आपसे पूछेंगे डेवऑप्स आती है, एजाइल आता है, तो आप कहेंगे सर पढ़ाया ही नहीं था सर ने, या पढ़ाया था तो हमें याद नहीं रहा, डेवऑप्स क्या चीज होती है, एजाइल क्या चीज होती है, वाटरफॉल याद है, क्योंकि यार वाटरफॉल तो हमारे यहाँ यूज नहीं होता है। तो अब ये है कि वो आप करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको लेटेस्ट टूल्स पता होना चाहिए, थोड़ा सा साइट्स को समझिए, देखिए, ठीक है। तो डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट इनफ टू डेवलप सॉफ्टवेयर। अब ये बात समझ में आ रही है कि खाली लैंग्वेज और डेटाबेस इज नॉट इनफ टू डेवलप लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। आई होप कि बात 1-1.5 घंटे में सर ने समझा दी हो, आ रही है हमारे बच्चों को समझ में, ठीक है। यस सर। चलिए, आप यस सर बोलते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि मैं देख तो सकता नहीं हूँ कि बच्चों को समझ में आ रही है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सारी बातें। अब ये थोड़ा सा ये सिर्फ देखने वाली चीज है। आप एज्यूम करिए कि वेबसाइट थी इंश्योरेंस की, जो कि 8 मिलियन में बननी थी, $8 मिलियन में बननी थी। वो $100 मिलियन 5 साल वाला प्रोजेक्ट, 10 साल। ये देख रहे हैं आदमी की शक्ल, ओ भाई खत्म करो इसको। 8 मिलियन के 16 मिलियन हो जाते हैं, 16 के 32 हो जाते हैं। पैसे डालता जा रहा हूँ पानी की तरह, और ये खत्म ही नहीं हो रहा प्रोजेक्ट। EDS इज अ वेरी गुड कंपनी, ह्यूस्टन टेक्सास बेस्ड, ठीक है, जिन्होंने सेबर बनाया है। EDS इज अ वेरी गुड कंपनी, वेरी लार्ज एंड वेरी ओल्ड सॉफ्टवेयर हाउस। नहीं बना सके क्योंकि इंश्योरेंस समझ में नहीं आ रहा। ये पुरानी बात है थोड़ी सी, ये 30 साल पुरानी है, लेकिन बहरहाल 30 साल ही मिल गया और ज्यादा, 82 की बात है, ठीक है। तो ये 90s में भी नहीं बन पाया। तो यू अंडरस्टैंड द
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर, एक इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर, एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर। 5 साल वाला प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा $23 मिलियन से